सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही हैं। इस वीडियो में हम प्रमुख व्यू रचनाएं देखेंगे जो टेक्नोलॉजी के पेपर में बार बार पूछी जा रही है। सिर्फ इंपॉर्टेंट व्यू रचनाओं की बात करेंगे। 6 व्यू रचनाएं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। व्याख्यान व्यू रचना, मस्तिष्क विप्लव व्यू रचना, भूमिका निर्वाह व्यू रचना, खोज व्यू रचना, अन्वेषण व्यू रचना, योजना व्यू रचना। तो ये 6 इंपॉर्टेंट व्यू रचनाएं हैं, ये इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। कभी कभी आपके पेपर में विधि लिख देते हैं, व्यू रचना के स्थान पर विधि कि व्याख्यान विधि के बारे में बता दीजिए। अगर ऐसा आ जाता है तो उत्तर सेम ही रहेगा, बस व्यू रचना की जगह पर आप विधि विधि करते रहना, आंसर आपका सेम ही रहेगा। सबसे पहले व्यू रचना है आज की हमारी व्याख्यान व्यू रचना, जिसे हम भाषण व्यू रचना बोलते हैं, लेक्चर स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो व्याख्यान व्यू रचना क्या होती है? इसमें एक टीचर क्लास में आता है और लेक्चर देता है, लेक्चर देकर छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है। ये एक प्रभुत्ववादी व्यू रचना है, अच्छी नहीं मानी जाती है, विज्ञान के जो मनोविज्ञान के नियमों के सिद्धांत के अनुसार नहीं है ये विधि। तब व्याख्यान व्यू रचना तो आसानी है, इसके बारे में आप खुद भी लिख सकते हैं। एक टीचर क्लास में आता है, लेक्चर देता है, लेक्चर देकर छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है। लेक्चर के बीच बीच में वह कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर सकता है, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, बोर्ड वगैरह का प्रयोग करता है। इस विधि के केंद्र में शिक्षक होता है, छात्र निष्क्रिय बैठे रहते हैं और ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। तब इस व्यू रचना को हम अच्छा नहीं मानते। व्याख्यान व्यू रचना एक प्राचीन व्यू रचनाओं में से एक मानी जाती है। वर्तमान समय में भी भारतीय विद्यालयों में इस व्यू रचना ने महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर रखा है। यह व्यू रचना आदर्शवादी विचारधारा की देन है। आदर्शवादी विचारधारा मतलब ऐसी विचारधारा जो भगवान में विश्वास रखती है। यह एक प्रभुत्ववादी व्यू रचना है क्योंकि इस व्यू रचना के केंद्र में अध्यापक होता है। इस व्यू रचना में शिक्षक किसी विचार, सिद्धांत, तथ्य आदि को स्पष्ट करने के लिए भाषण का सहारा लेता है। अध्यापक पाठ को विद्यार्थियों के समक्ष भाषण अथवा व्याख्यान के माध्यम से रखता है तथा छात्र शिक्षक को निष्क्रिय होकर सुनते हैं। अध्यापक पहले ही घर पर विषय सामग्री, ये सामग्री है, को तैयार कर लेता है और तैयारी के अनुसार ही कक्षा में आकर व्याख्यान करता है। यह एक मार्गी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक सिर्फ प्रस्तुतिकरण पर बल देता है, अतः इसमें अंतःक्रिया नहीं होती। मतलब टीचर लेक्चर देता है, शिक्षण सहायक सामग्री वगैरह का प्रयोग कर सकता है ये, लेकिन इसमें छात्र एक्टिव नहीं होते और ज़्यादा अंतःक्रिया भी नहीं होती। बहुत ही कम अंतःक्रिया होती है क्योंकि बच्चे एक्टिव नहीं है तो वे अंतःक्रिया क्या करेंगे। डेफिनेशन दे सकते हैं आप टीएस रिस्क के अनुसार, व्याख्यान उन तथ्यों, सिद्धांतों अथवा अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि उसको सुनने वाले उसे समझे। तो व्याख्यान उन तथ्यों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि उसको सुनने वाले उन्हें समझे। अब इसकी और बात करते हैं, व्याख्यान विधि के या व्याख्यान व्यू रचना के कौन कौन से गुण हो जाते हैं। तो व्याख्यान व्यू रचना वैसे तो ये अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी आजकल अगर आप देखें स्कूलों में, कॉलेजों में, तब व्याख्यान व्यू रचना आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। काफ़ी सारे टीचर आपको ऐसे मिलेंगे जो लेक्चर देकर ज्ञान प्रदान करते हैं छात्रों को। क्यों करते हैं? क्योंकि इस व्यू रचना के काफ़ी ज़्यादा गुण हैं। सबसे पहला तो ये है, इसमें समय व ऊर्जा की काफ़ी बचत होती है। एक टीचर काफ़ी छात्रों को ज्ञान प्रदान कर देता है तो समय व ऊर्जा की बचत होती है। इसके माध्यम से छात्रों की तर्क शक्ति का भी विकास किया जा सकता है। इसमें अधिक धन व श्रम की आवश्यकता नहीं होती, कम धन लगता है। इसमें जो पैसा होता है वो कम खर्च होता है। अगर हम इतने बच्चों को एक्टिविटी कराकर ज्ञान प्रदान करें तो हमें यहीं पर 3-4 शिक्षक चाहिएंगे और ज़्यादा पैसा भी चाहिएगा एक्टिविटी कराने के लिए। अधिक छात्रों वाली कक्षा के लिए यह व्यू रचना प्रभावशाली है। यह अत्यंत सरल, संक्षिप्त एवं तीव्र गति से चलने वाली व्यू रचना है। इसमें शिक्षक सदैव क्रियाशील रहता है, तो यह भी अच्छी बात है, शिक्षक क्रिया करके ज्ञान प्रदान कर रहा है। छात्रों पर नियंत्रण रखना इस व्यू रचना में आसान होता है क्योंकि एक शिक्षक सब बच्चों को देखता है, इससे सब पर नियंत्रण पा लेता है वह आसानी से। भारतीय परिवेश में कक्षाओं व शिक्षण सामग्री का अभाव है, यहाँ तक कि कई स्थानों पर श्यामपट्ट भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे स्थानों पर, ऐसी स्थिति में यह व्यू रचना आवश्यक है, कार्य कर देती है। यह व्यू रचना भाषा संबंधी योग्यताओं का विकास करने में सहायक है। यह व्यू रचना श्रवण इंद्रियों का उचित प्रशिक्षण करती है। तो श्रवण इंद्रियों के प्रशिक्षण में सहायता करती है, भाषा के कौशलों का भी विकास करती है, क्योंकि टीचर बोलता है, बच्चे सुनते हैं तो ये भाषा बोलनी सीख जाते हैं। तो ये गुण थे व्याख्यान व्यू रचना के। अब दोष की बात कर लेते हैं, व्याख्यान व्यू रचना के क्या दोष होते हैं। सबसे पहला, इसमें छात्र निष्क्रिय होकर सुनते हैं तो वो गलत बात है। छात्र सक्रिय रहकर कार्य करना चाहिए छात्रों को। अगर छात्र सक्रिय रहकर कोई ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वो स्थायी होता है। अगर छात्र निष्क्रिय रहकर कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो अस्थायी होता है। इस वजह से इस विधि को हम सही नहीं कह सकते क्योंकि इसमें छात्र निष्क्रिय रहकर ज्ञान प्राप्त करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, इससे प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। वही बात है, यह एक शिक्षक केंद्रित व्यू रचना है, तो ये भी गलत बात है क्योंकि हमें छात्र केंद्रित चीजें चाहिए। मनोविज्ञान के नियमों के खिलाफ है ये, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है छात्र केंद्रित तथ्य होने चाहिए सभी शिक्षण प्रक्रिया में। इसमें विद्यार्थी ज्ञान अर्जन के लिए सिर्फ शिक्षक पर निर्भर होते हैं, वे खुद प्रयास नहीं करते। अब छात्रों को ये आदत पड़ जाती है इस व्यू रचना में, अगर हमें किसी पॉइंट का ज्ञान प्राप्त करना है तो वो हमारा टीचर ही हमें एक्सप्लेन करेगा। छात्र खुद कुछ कार्य करके ज्ञान प्राप्त करने की वो जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में कभी जान ही नहीं पाते, उसको भूल जाते हैं। यह प्राथमिक कक्षाओं में उपयोगी नहीं है क्योंकि छोटे बच्चे लेक्चर पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे अध्यापक द्वारा बताए गए तथ्यों को याद करते हैं, रटते हैं। तो रटना अच्छा नहीं माना जाता, करके सीखना अच्छा माना जाता है। कभी कभी शिक्षक वास्तविक विषय से हटकर अनावश्यक बातों को समावित करते हैं। मतलब जिस टॉपिक पर लेक्चर होता है या जो हमारा टॉपिक होता है, प्रकरण जिस पर व्याख्यान करना था, कभी कभी टीचर उस टॉपिक से भटक जाते हैं, किसी और बात में लग जाते हैं और पूरा लेक्चर ही खत्म हो जाता है। अध्यापक के व्याख्यान के समय बच्चे सिर्फ श्रवण क्रिया करते हैं, मतलब उनका श्रवण कौशल का तो विकास हो जाता है, लेकिन जो बाकी कौशल है उनके में पीछे छूट जाते हैं। अधिकांश शिक्षक इस व्यू रचना को प्रयोग करते समय शिक्षण सहायक सामग्री को उचित स्थान नहीं देते। मतलब ज्यादातर शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करते। ये बात आप भी नोटिस कर सकते हैं। आपने जो 9, 10, 11, 12 वगैरह में पढ़ाई की है वो व्याख्यान व्यू रचना से ही की है। हर टीचर आता था, लेक्चर ही देता था आपको। तब सोचो कितने टीचिंग एड में लेकर आते थे, मुश्किल से कोई टीचर टीचिंग एड कभी कभार लेकर आता था, अदरवाइज नहीं लेकर आते थे टीचिंग एड में। नेक्स्ट हमारी व्यू रचना है मस्तिष्क विप्लव व्यू रचना, मस्तिष्क हलचल व्यू रचना, इसे हम बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो मस्तिष्क विप्लव व्यू रचना क्या होता है? इसे हम मस्तिष्क हलचल व्यू रचना बोलते हैं क्योंकि इसमें इस व्यू रचना में किसी बालक के मस्तिष्क में हलचल मच जाती है। वह बालक अपने मस्तिष्क का पूरी तेजी से प्रयोग करता है और नए नए तथ्यों को सोचता है। तब इस व्यू रचना में हम छात्रों से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं या छात्रों को ऐसी समस्याएं देते हैं जिन समस्याओं का समाधान करने के लिए छात्र अपने दिमाग का पूरा प्रयोग करते हैं, बारीकी से तथ्य सोचते हैं, बार बार नए नए तथ्य सोचते हैं, दिमाग का पूरी तरह से प्रयोग करते हैं। ये कह सकते हैं आप दिमाग के घोड़े दौड़ा देते हैं, तब जाकर उन्हें अपनी समस्या का समाधान मिलता है। आप जो पहेलियां पूछते हैं ना दूसरों से, वो एक तरह से मस्तिष्क विप्लव विधि का ही उदाहरण है, मस्तिष्क विप्लव व्यू रचना का ही उदाहरण है। पहेलियां पूछते हैं आप अगर किसी से, तो जो उत्तर देता है पहेलियों का, वो अपने दिमाग का पूरी तेजी से प्रयोग करता है, उस पहेली के हर पहलू को देखता है, कहीं पर कोई कमी तो नहीं रह गई, क्या एक क्लू है, क्योंकि पहेली में क्लू होता है कोई ना कोई। तो कोई व्यक्ति क्लू पकड़ने की कोशिश करता है, मतलब वह अपने पूरे दिमाग के जितने भी घोड़े हैं सारों को दौड़ा देता है। इस विधि को ही हम कहते हैं मस्तिष्क विप्लव व्यू रचना या फिर मस्तिष्क विप्लव विधि। तब अगर आप छात्रों के सामने कोई भी ऐसा प्रश्न रखते हैं या कोई भी ऐसी समस्या रखते हैं जिसका समाधान करने के लिए छात्र अपने पूरे दिमाग का प्रयोग करते हैं, बार बार नए नए तथ्य सोचते हैं, विश्लेषण संश्लेषण करते हैं, दिमागी रूप से नई क्रियाएं करते हैं, तब जाकर उन्हें समस्या का समाधान मिलता है। उस विधि को हम मस्तिष्क विप्लव व्यू रचना बोलते हैं, क्योंकि इस व्यू रचना में हम बालकों के मस्तिष्क में हलचल मचा देते हैं, बालक मानसिक रूप से पूरे सक्रिय हो जाते हैं। इस कारणवश इस व्यू रचना को हम मस्तिष्क विप्लव व्यू रचना बोलते हैं। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा है। यह व्यू रचना पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक है। प्रजातांत्रिक मतलब छात्र स्वयं कुछ क्रिया करके सीख रहे हैं। ऐसी कोई भी व्यू रचना जिसमें छात्र स्वयं क्रिया करके सीखते हैं उसे हम प्रजातांत्रिक बोलते हैं। व्यू रचना के रूप में इसे प्रतिष्ठित करने का श्रेय A.F. ओसबर्न को जाता है। तो यह व्यू रचना किसने दी है? A.F. ओसबर्न ने दी है। इस व्यू रचना की प्रमुख अवधारणा यह है कि किसी विषय वस्तु को सीखने या किसी समस्या को सुलझाने के लिए अकेले बैठकर सोचने की अपेक्षा समूह में सोचने का प्रभाव कहीं अधिक व्यापक होता है और इससे सीखना स्थायी होता है। मस्तिष्क हलचल या उद्वेलन का शाब्दिक अर्थ है मस्तिष्क को उद्वेलित करना, उसमें उथल पुथल मचाना, उसमें विचारों की आंधी लाना। तो मस्तिष्क हलचल का मतलब क्या हुआ? किसी बालक के मस्तिष्क में विचारों की आंधी लाना, उसमें उथल पुथल मचा देना। अर्थात किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में किसी वस्तु या संप्रत्य के बारे में अनगिनत विचारों का एक साथ आना ही ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाता है। यह व्यू रचना एक ऐसी व्यू रचना है जो छात्रों के मस्तिष्क में हलचल मचा देती है, अर्थात छात्र चिंतन मनन में लग जाते हैं। इस व्यू रचना में छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है जिस पर छात्र स्वतंत्रता पूर्वक विचार करते हैं, अपने विचार रखते हैं, वार्तालाप करते हैं, वाद विवाद करते हैं, चिंतन मनन आदि क्रिया करते हैं। यह क्रियाएं करते टाइम एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब छात्र अनायास ही उस समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं
और यही जो समाधान ढूंढते हैं, इस समाधान के द्वारा बच्चे कुछ सीख जाते हैं। समस्या समाधान अथवा सीखने की यही प्रक्रिया हमारी मस्तिष्क विप्लव व्यूहरचना कहलाती है। तो मस्तिष्क विप्लव व्यूहरचना क्या होती है? एक ऐसी व्यूहरचना होती है जिसमें छात्र समूह में बैठे रहते हैं। शिक्षक किसी समस्या को छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। छात्र उस समस्या के बारे में सोच विचार करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं और उस समस्या का विश्लेषण संश्लेषण वगैरह करते हैं। पूरे दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं, अपने जितने विचार उनके दिमाग में आ सकते हैं इतने विचार लाते हैं हमें, और इस तरह से करते करते में उस समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। तो यह व्यूहरचना कौन सी हुई? मस्तिष्क विप्लव व्यूहरचना हुई। अब इस व्यूहरचना की विशेषताओं की बात कर लेते हैं, गुण की बात कर लेते हैं। यह व्यूहरचना पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक है, तो अच्छी बात है। यह व्यूहरचना छात्र के मस्तिष्क का इस व्यूहरचना में छात्र का मस्तिष्क पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है, तो यह भी अच्छी बात है। इससे छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। यह व्यूहरचना बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक आदि पक्षों के विकास में सहायक है। इसकी सहायता से बालकों में आत्मविश्वास, मौलिकता, सृजनात्मकता आदि गुणों का विकास होता है। यह व्यूहरचना मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि छात्र सक्रिय हैं, सक्रिय रहकर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। यह छात्रों को स्वतंत्रता पूर्वक चिंतन के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि छात्र स्वतंत्र होकर चिंतन मनन करते हैं, उस समस्या के बारे में सोच विचार करते हैं। इस व्यूहरचना से छात्रों में सामूहिक रूप से चिंतन करने की या कार्य करने की आदत का विकास किया जा सकता है। इस व्यूहरचना में समस्या समाधान के गुणों का विकास होता है। यह व्यूहरचना छात्रों के सामाजिक कौशलों का विकास करती है, क्योंकि छात्र समूह में रहकर समस्या का समाधान करते हैं, बातचीत करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो सामाजिक कौशलों का भी विकास होता है इससे। तभी हमारी मस्तिष्क विप्लव व्यूहरचना के गुण थे। अब मस्तिष्क विप्लव व्यूहरचना के दोष या फिर सीमाओं की बात कर लेते हैं। यह व्यूहरचना किसी विषय के अध्ययन की सुव्यवस्थित व्यूहरचना नहीं है। मतलब इस व्यूहरचना की हमारे पास कोई निश्चित तरीका नहीं है कि बालक पहले ये काम करेंगे, फिर वो काम करेंगे, फिर वो काम करेंगे। बालक अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर सकते हैं, तो यह सुव्यवस्थित नहीं है, कोई क्रमबद्ध रूप नहीं है इस व्यूहरचना का, कैसे छात्रों के सामने हम क्या प्रस्तुत करेंगे। इसमें मूल्यांकन कार्य कठिन है, क्योंकि सब बच्चे विचार विमर्श करते हैं और उत्तर दे देते हैं, तब हम नहीं बता सकते कौन ज़्यादा सक्रिय है, कौन कम सक्रिय है, किसकी बुद्धि कितना काम कर रही है। मूल्यांकन करना कठिन है इसमें परिणामों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि कौन छात्र किस प्रकार किस क्वेश्चन का उत्तर दे सकता है। इसमें छात्रों पर नियंत्रण करना कठिन होता है, क्योंकि छात्र बातचीत करते रहते, तर्क वितर्क करते रहते, तो कक्षा का माहौल भी एक शांत नहीं बना रह सकता। इसमें पिछड़े बालकों को लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि पिछड़े बालक ज़्यादा भाग नहीं लेते विचार विमर्श में, ज़्यादा तथ्य के बारे में सोच विचार नहीं करते, तो वे ज़्यादा लाभ नहीं ले पाते। मस्तिष्क उद्वेलन या इस व्यूहरचना में शर्मीले शिक्षार्थी सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाते। वही बात है, जो शर्मीले शिक्षार्थी में भी ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते। इस व्यूहरचना के सफल संचालन के लिए एक योग्य शिक्षक का होना जरूरी है। अगर शिक्षक योग्य नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसके द्वारा समस्त विषयों का ज्ञान हम नहीं प्रदान कर सकते हैं। यह एक खर्चीली व्यूहरचना है, इसमें समय अधिक व्यतीत होता है। एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि छोटे बच्चों के लिए यह उपयोगी नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे इस तरह समस्या का समाधान सोच विचार करके नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारी व्यूहरचना है भूमिका निर्वाह व्यूहरचना, रोल प्लेइंग स्ट्रेटेजी। अब देखो भूमिका निर्वाह व्यूहरचना क्या होती है। इस व्यूहरचना में हम छात्रों को एक्टिंग कराते हैं किसी दूसरे पात्र की, किसी दूसरे कैरेक्टर की। मान लेते हैं एक छात्र को हमें यह बताना है कि डॉक्टर के जीवन में क्या परेशानी होती है या किसान के जीवन में क्या परेशानी आती है। तब हम एक छोटा सा एक्ट करा सकते हैं, प्ले करा सकते हैं, स्किट करा सकते हैं अपने स्कूल में, क्लास में, जिसमें जिस बच्चे को हम बताना चाहते हैं किसान के जीवन में क्या परेशानी आती है, उसे किसान बना सकते हैं हम, और दूसरों को किसान के साथ जो सहयोगी होते हैं वे बना सकते हैं। तब वह बच्चा एक्टिंग करेगा किसान बनने की, तो उसे पता चल जाएगा किसान के जीवन कितना कठिन होता है। तब रोल प्लेइंग में क्या होता है, एक बच्चा अपने आप को भूलकर किसी दूसरे की एक्टिंग करता है, एक तरह से रोल प्ले करता है, उसका अभिनय करता है। इस तरह से उस बच्चे में गुणों का विकास हो जाता है उस पात्र के जिसका वह अभिनय करता है। एक बच्चा डॉक्टर का अभिनय करता है, डॉक्टर बनने का अभिनय करता है, तो उसमें डॉक्टर के गुणों का विकास हो जाता है, उसे पता चल जाता है डॉक्टर का जीवन कैसा होता है। एक बच्चा किसान का अभिनय करता है, किसान ऐसे करता है, तो एक्टिंग करता है पूरा किसान कैसे काम करता है, तो उसमें किसान वाले गुणों का विकास हो जाता है और उसे पता चल जाता है किसान का जीवन कैसे होता है। तब इस प्रकार भूमिका निर्वाह विधि के द्वारा या व्यूहरचना के द्वारा छात्रों को नया ज्ञान मिलता है। अब समझ पाए भूमिका निर्वाह व्यूहरचना क्या होता है। अगर कोई टीचर भूमिका निर्वाह व्यूहरचना का प्रयोग कर रहा है तो उस क्लास में एक्टिंग वगैरह ज़्यादा होती रहेंगी, कोई भी स्टूडेंट
एक्टिंग करेगा किसी दूसरे पात्र की, कोई स्टूडेंट किसान की, इसके अलावा डॉक्टर की, इसके अलावा मजदूर वगैरह की, मतलब किसी की भी एक्टिंग करेंगे। इससे छात्र जो ज्ञान प्राप्त करेंगे उसे हम कहेंगे भूमिका निर्वाह व्यूह रचना के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। भूमिका निर्वाह व्यूह रचना अभिनय पर आधारित शिक्षण है। इसका प्रयोग विशेष रूप से प्रशिक्षण संस्थाओं में किया जाता है। इसके माध्यम से प्रशिक्षुओं में कौशलों को विकसित किया जाता है। तो प्रशिक्षण संस्थाओं में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है भूमिका निर्वाह व्यूह रचना का। जैसे आप अब टीचर बनने वाले हैं, बीएड कर रहे हैं, आप बीएड कर रहे हैं, टीचर बनने वाले हैं, तब आपको टीचर बनने की जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें माइक्रो टीचिंग होता है। माइक्रो टीचिंग में आप टीचर बनने का रोल प्ले करते हैं। आप टीचर नहीं होते जब आप माइक्रो टीचिंग करते हैं, बस आप स्टूडेंट होते हैं, लेकिन टीचर बनने का रोल प्ले करते हैं कि आप टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वो भूमिका निर्वाही होती है एक प्रकार से। आप एक्चुअल में टीचर तो नहीं है, लेकिन टीचर कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि एक टीचर का रोल कैसे प्ले करना है, एक टीचर में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो ये हमारा भूमिका निर्वाह होता है। भूमिका निर्वाह व्यूह रचनाओं का प्रयोग मुख्य रूप से प्रशिक्षण संस्थाओं में किया जाता है, जहां पर छात्रों को ट्रेनिंग दी जाती है। भूमिका निर्वाह व्यूह रचना में अधिगमकर्ता मतलब छात्र को कोई भूमिका निभानी पड़ती है, अर्थात छात्र को अपने आप को भूलकर किसी दूसरे पात्र का दर्जा देकर उस पात्र की तरह व्यवहार करना होता है। जैसे किसी छात्र का वकील, किसान, मजदूर आदि की तरह अभिनय करना। इस प्रक्रिया से छात्रों को किसी प्रकरण का ज्ञान कराया जाता है तथा छात्रों में पात्रों की विशेषताओं को विकसित किया जाता है। शिक्षण प्रशिक्षण में भी भूमिका निर्वाह व्यूह रचना का ही सहारा लिया जाता है, जिसे सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के दौरान एक छात्र अध्यापक मतलब वो स्टूडेंट जो बीएड कर रहा है को 3 भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता है: छात्र, शिक्षक, पर्यवेक्षक। सूक्ष्म शिक्षण में एक शिक्षक के तौर पर छात्र अध्यापक को एक छोटे प्रकरण को अपने साथियों को पढ़ाना पड़ता है, तो वह टीचर का रोल प्ले कर रहा है। इसके अन्य साथी छात्रों की भूमिका का निर्वाह करते हैं। प्रशिक्षु के कार्यों की समीक्षा की जाती है तथा उसमें सुधार हेतु सुझाव दिए जाते हैं। तब भूमिका निर्वाह व्यूह रचना क्या होता है? एक ऐसी व्यूह रचना है जिसमें एक स्टूडेंट अपने रोल को भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति का अभिनय करता है, किसी दूसरे पात्र की भूमिका को निभाता है। इस वजह से हम इसे भूमिका निर्वाह व्यूह रचना बोलते हैं। एक छात्र, मजदूर, वकील, किसान, डॉक्टर किसी की भी भूमिका निर्वाह कर सकता है। जैसे माइक्रो टीचिंग होती है, माइक्रो टीचिंग में एक जो स्टूडेंट होता है वो 3 भूमिकाओं का निर्वाह करता है। जब वह पढ़ाता है तो वह टीचर की एक्टिंग करता है, जब वह नीचे बैठता है पढ़ाने के बाद तब वह स्टूडेंट की एक्टिंग करता है, और साथ ही साथ वह एक ऑब्जर्वर की भी एक्टिंग करता है। सामने पढ़ाने वाले स्टूडेंट को ऑब्जर्व भी करता है वह क्या गलती कर रहा है। तो इस प्रकार माइक्रो टीचिंग में एक छात्र जो होता है वो 3 भूमिकाओं को निभाता है। चेस्टर व रॉबर्ट के अनुसार भूमिका निर्वाह एक ऐसी तकनीक है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन की भूमिका से हटकर दूसरे व्यक्ति की भूमिका को निभाना पड़ता है। अब इस भूमिका निर्वाह व्यूह रचना के गुणों की बात कर लेते हैं। इसमें सामाजिक कौशलों का विकास होता है, सामाजिक कौशल सीखते हैं बच्चे से। इसमें जीवन से संबंधित कौशलों का विकास अनुभव द्वारा किया जाता है, मतलब छात्र खुद अनुभव करके कौशल सीखते हैं अपने जीवन से संबंधित या किसी और के जीवन से संबंधित। इससे अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। यह आधुनिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अनुरूप है क्योंकि छात्र सक्रिय हैं इसमें। इसके द्वारा छात्रों को अपनी भावनाओं, संवेगों आदि को व्यक्त करने का मौका मिलता है। यह पारंपरिक शिक्षण में नवीनता लेकर आता है। सामान्य विद्यालयों में इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, परंतु यह छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक होती है और इससे जो परिवर्तन आता है वह स्थायी होता है। इतिहास, नागरिक शास्त्र, विज्ञान आदि विषयों में यह बहुत सहायक है। इससे छात्रों को वास्तविक अनुभव प्राप्त होते हैं। प्रशिक्षण संस्थाओं में इसका बहुत ही उपयोग किया जाता है। तब यह भूमिका निर्वाह व्यूह रचना के गुण थे। अब नेक्स्ट व्यूह रचना की बात करते हैं हम, जो कि है खोज व्यूह रचना, डिस्कवरी स्ट्रेटेजी। अब देखो, अगर हम बच्चों को कोई समस्या ऐसी देते हैं जिसका अगर समाधान बच्चे कर लें, तब उन्हें अगर कोई नया ज्ञान प्राप्त हो जाए, उस व्यूह रचना को हम खोज व्यूह रचना बोलते हैं। खोज व्यूह रचना में बच्चे कोई नया ज्ञान प्राप्त करते हैं जो ज्ञान उनके पास पहले से नहीं था। हमने बच्चों को ताजमहल के बारे में पढ़ाया। अब ताजमहल के बारे में हमने कोई उनसे ऐसा प्रश्न पूछा या किसी ऐसी समस्या के बारे में पूछा, अगर बच्चे उस समस्या का समाधान कर लें तब उन्हें कोई नया ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तब इस व्यूह रचना को हम खोज व्यूह रचना कहेंगे। खोज व्यूह रचना के माध्यम से छात्र नया ज्ञान सीखते हैं। अब समझ पाए आप खोज व्यूह रचना क्या होता है? खोज व्यूह रचना में हम क्या करते हैं, छात्रों के सामने कोई समस्या प्रस्तुत करते हैं। छात्र उस समस्या के समाधान में लग जाते हैं, उस समस्या के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, कोई नया तथ्य पढ़ते हैं, जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान का प्रयोग करते हैं, उसका विश्लेषण संश्लेषण करते हैं। उस समस्या का जब वे समाधान कर लेते हैं तब उन्हें कोई नए ज्ञान की प्राप्ति होती है जिसके बारे में वे पहले से नहीं जानते। तो इस व्यूह रचना को हम खोज व्यूह रचना कहते हैं।
इस व्यूहरचना के जन्मदाता जे.एस. ब्रूनर को माना जाता है। खोज शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी ऐसी बात का पता लगाना जो पहले से ज्ञात न हो। इस प्रकार खोज व्यूहरचना में छात्रों को अपने मानसिक स्तर, आयु, योग्यता आदि के अनुरूप किसी तथ्य से संबंधित नवीन ज्ञान की खोज करनी पड़ती है। इस व्यूहरचना को समस्या समाधान की भी संज्ञा दी जाती है। अब देखो, छात्र अपनी योग्यता, मानसिक स्थिति के अनुसार जब किसी भी तथ्य के बारे में कोई नवीन ज्ञान खोज रहे हैं, तब उस व्यूहरचना को हम खोज व्यूहरचना बोलते हैं। विज्ञान, गणित, एसएसटी आदि विषयों में इस व्यूहरचना का प्रयोग किया जाता है। इस व्यूहरचना में छात्रों के समक्ष कुछ समस्यात्मक तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, मतलब छात्रों के समक्ष कोई समस्या प्रस्तुत की जाती है। उसके बाद छात्र उस समस्या को सुलझाने के लिए तथ्यों की खोज में लग जाते हैं। वे अनेक परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, मतलब वे अपनी कल्पनाएं बनाते हैं, यह समस्या क्यों हो रही होगी, क्या कारण हो सकता है इस समस्या का, ऐसी ऐसी कल्पना बनाते हैं अपने दिमाग में। उन परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं जिससे उन्हें उस समस्या का समाधान मिल जाता है, अर्थात वे किसी नवीन तथ्य की खोज कर लेते हैं। इस दौरान शिक्षक छात्रों का अवलोकन करता है, उन्हें निर्देश देता है। इस व्यूहरचना का प्रयोग करते समय शिक्षक तथा छात्रों को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि इसमें अधिक धन व समय खर्च होता है। क्योंकि इस व्यूहरचना में छात्र किसी नए ज्ञान को खोज रहे हैं, ऐसी चीज नहीं खोज रहे जो उन्होंने पहले से ही पढ़ी हो, कोई नया ज्ञान खोज रहे हैं, तो इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है, ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। जे.एस. ब्रूनर के अनुसार खोज व्यूहरचना में छात्रों को अपने मानसिक स्तर, आयु, कक्षा आदि के अनुसार मौलिक रूप से नवीन ज्ञान की खोज करनी पड़ती है। इसमें तथ्यों की व्याख्या इस प्रकार की जाती है जिससे नवीन ज्ञान का बोध होने लगता है। खोज व्यूहरचना में छात्रों को नवीन ज्ञान की खोज करनी पड़ती है और जो तथ्य आए हैं हमारे पास, उनकी व्याख्या इस प्रकार की जाती है कि छात्रों को लगता है कि उन्होंने कोई नया ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब खोज व्यूहरचना के गुण की बात कर लेते हैं हम। इसमें छात्रों में समस्या समाधान के कौशलों का विकास होता है। इससे छात्रों में समस्या समाधान के कौशलों का विकास होता है। मौलिक चिंतन करना सीख जाते हैं छात्र। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में यह बहुत अधिक सहायता करती है। यह छात्र केंद्रित व्यूहरचना है क्योंकि छात्र सक्रिय रहकर सीखते हैं इसमें। यह व्यूहरचना आधुनिक मनोविज्ञान के नियमों के अनुसार है। इससे छात्रों में विश्लेषण, संश्लेषण आदि क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। इससे छात्रों में वैज्ञानिक सोच को विकसित किया जा सकता है। इससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। तो देखो, ये जो गुण हैं ये तो आप कॉमन से ही हैं, जितने भी व्यूहरचना आप पढ़ रहे हैं उन सब में सेम ही आ रहे हैं, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। अब अन्वेषण व्यूहरचना की बात कर लेते हैं हम, जिसे हम ह्यूरिस्टिक व्यूहरचना बोलते हैं, ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी बोलते हैं। अन्वेषण व्यूहरचना भी बिल्कुल खोज व्यूहरचना की तरह ही है, लेकिन अन्वेषण व्यूहरचना में जरूरी नहीं है कि हम कोई नया ज्ञान खोजें, कोई नया तथ्य खोजें। खोज व्यूहरचना में तो छात्र कोई ना कोई नया ज्ञान सीखेंगे, पर जरूरी नहीं है कि अन्वेषण व्यूहरचना में छात्र नया ज्ञान सीखें। इसमें हम क्या करते हैं, छात्रों के सामने कोई समस्या प्रस्तुत करते हैं, छात्र उस समस्या का समाधान करते हैं और कुछ सीख लेते हैं। जरूरी नहीं है कि वे नया ज्ञान ही सीखें। कभी कभी एक शिक्षक ऐसी समस्या भी छात्रों को दे सकता है जो उन्होंने पहले ही सीख लिया है। मतलब छात्र जानते हैं अमोनिया कैसे बनानी है, तब शिक्षक छात्रों के सामने 3-4 कंपोनेंट रख सकता है और ये बोल सकता है कि इन सब का प्रयोग करके अमोनिया बनाकर दिखाओ। तो छात्रों को पहले ही पता है कैसे बननी है। छात्र थोड़ा सा देखेंगे, विश्लेषण संश्लेषण करेंगे, उस तथ्य के बारे में पता करेंगे, इन सब में क्या है, कहाँ से हमें नाइट्रोजन मिल सकती है, क्या क्या काम कैसे कैसे होगा, और उसके बाद में नाइट्रोजन हमें बनाकर दे देंगे, अमोनिया बनाकर दे देंगे। मतलब तब अन्वेषण व्यूहरचना खोज व्यूहरचना की तरह ही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें छात्र कोई नया ज्ञान प्राप्त करें। रिवाइज वगैरह भी कर सकते हैं छात्र जो उन्होंने प्राप्त किया है। बस इसमें छात्र क्या करते हैं, छात्रों के सामने शिक्षक समस्या प्रस्तुत करता है और छात्र उस समस्या का समाधान करते हैं। अन्वेषण व्यूहरचना का जन्मदाता H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग को माना जाता है। अन्वेषण शब्द के लिए अंग्रेजी में ह्यूरिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। ह्यूरिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ह्यूरेस्को से हुई है, जिसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। मतलब अन्वेषण शब्द का अर्थ क्या हुआ, मैं खोजता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इस व्यूहरचना में बच्चे किसी समस्या का समाधान खोजेंगे। इस दृष्टि से अन्वेषण व्यूहरचना एक वह व्यूहरचना है जिसमें छात्र मानसिक रूप से सक्रिय रहते हुए ज्ञान की खोज करता है। इस व्यूहरचना का प्रमुख उद्देश्य बालकों में खोज की प्रवृत्ति को जागृत करना है। बालकों के सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं इस व्यूहरचना में कि वे स्वयं अन्वेषण के लिए, मतलब खोज के लिए उत्सुक हो जाते हैं। इस व्यूहरचना में ज्ञान भार के रूप में बालक पर नहीं लादा जाता, बल्कि बालक सक्रिय रहकर स्वयं ज्ञान की खोज करता है। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार किसी भी विषय को सीखने की प्रक्रिया ही अन्वेषण कहलाती है और छात्रों को विषय संबंधी तथ्यों और सिद्धांतों की स्वयं खोज करनी चाहिए। इस व्यूहरचना में छात्रों के सामने कोई समस्या प्रस्तुत की जाती है। समस्त छात्र उस समस्या का हल करने के लिए प्रयत्न करते हैं। शिक्षक उन्हें समस्या हल करने के लिए उत्साहित करता है, उत्तेजित करता है।
प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है। बालक समस्या पर कार्य केवल छात्र के रूप में नहीं करते, वरन अवशेषक अन्वेषक मतलब कर्ता के रूप में करते हैं। वे समस्या का समाधान करने के लिए उसके विभिन्न अंगों का विश्लेषण करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर छात्र वाद विवाद करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, पुस्तकालय में जाकर पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तकें देखते हैं, इस तरह प्रयास करते हैं। इस तरह वे अपनी बुद्धि का प्रयोग करके समस्याओं का समाधान कर लेते हैं तथा कुछ ज्ञान सीखते हैं। तो अन्वेषण व्यूहरचना में छात्र कोई समस्या का समाधान करते हैं। अब योजना व्यूहरचना की बात करते हैं, प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी। अब ये व्यूहरचना तो आसान है, प्रोजेक्ट, इसमें हम छात्रों को प्रोजेक्ट देते हैं। इस व्यूहरचना में हम छात्रों को कोई ऐसा कार्य देते हैं जो समाज के लिए हितकारी हो, सामाजिक कार्य हो। छात्र समाज में जाकर उस कार्य को पूर्ण करते हैं, जिससे बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। मान लेते हैं एक टॉपिक होता है MDM, मिड डे मील, इसको तो आप जानते ही हैं, मिड डे मील। अब हम अगर किसी स्टूडेंट से कहें कि MDM के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आना है, आपको रटना है, अगर वह बच्चा नहीं रटता, तब हम क्या कह सकते हैं, मिड डे मील का उसे एक प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि आपको किसी स्कूल में जाना है, मिड डे मील की पूरी कार्य प्रणाली देखनी है, कैसे कैसे मिड डे मील में काम होता है, कितने पैसे आते हैं, कहाँ पर खाना बनता है, कैसे बच्चों को बढ़ता है। तो वह बच्चा फाइल वगैरह लेकर अपनी स्कूल में जाएगा, पूरा ऑब्जर्व करेगा, उस फाइल में लिखता रहेगा जो जो भी होता रहेगा। तो इससे उस बच्चे को मिड डे मील के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा और वह उसके बाद मिड डे मील पर लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख देगा। तब यह क्या हुआ, एक योजना व्यूहरचना हुई, प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी। इसमें हम क्या करते हैं, छात्रों को कोई प्रोजेक्ट देते हैं। आपके बीएड क्लास में, बीएड में इसी व्यूहरचना का काफ़ी प्रयोग होता है, क्योंकि आपके बीएड में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आपको दिए जाते हैं। तो वो प्रोजेक्ट व्यूहरचना ही है। जब भी आपको कोई असाइनमेंट, टास्क, प्रोजेक्ट दिया जाता है, जिसको आपको स्कूल से बाहर आकर दोस्तों के साथ मिलकर पूरा करना है, कि जल बचाव के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाकर लाइए, या फिर कचरा हमें नहीं करना चाहिए, रिसाइकलिंग के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाकर लाइए। तो इस तरह से जो प्रोजेक्ट आप बनाते हैं वो एक तरह से प्रोजेक्ट व्यूहरचना ही होती है। इसमें हम छात्रों को कोई ऐसा कार्य देते हैं जो छात्र समाज में जाकर दोस्तों के साथ मिलकर समूह में पूरा करते हैं। इससे छात्र बहुत कुछ सीख जाते हैं। प्रोजेक्ट व्यूहरचना या योजना व्यूहरचना, इसे हम योजना व्यूहरचना बोलते हैं, प्रोजेक्ट व्यूहरचना हिंदी में भी यही बोल देते हैं। शिक्षण की नवीन व्यूहरचना मानी जाती है। इसके प्रवर्तक जॉन डीवी का शिष्य थे किलपैट्रिक। तो WH किलपैट्रिक एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने योजना विधि की खोज किया। ये कौन थे, जॉन डीवी के शिष्य थे। जॉन डीवी भी एक अच्छे मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, शिक्षा शास्त्री माने जाते हैं। जॉन डीवी ने ही प्रगतिशील शिक्षा की शुरुआत की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो योजना विधि है, योजना व्यूहरचना, इसकी शुरुआत किसने की थी, WH किलपैट्रिक ने की थी। योजना व्यूहरचना में छात्रों के जीवन से संबंधित समस्याओं को वास्तविक रूप में उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। जिन समस्याओं को छात्रों को सामाजिक वातावरण में जाकर पूर्ण करना होता है, जैसे पोस्टर बनाना, कविता लिखना, मिड डे मील की समीक्षा करना, लोगों को जागरूक करना वगैरह वगैरह। WH किलपैट्रिक के अनुसार योजना वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। अब योजना व्यूहरचना के बारे में पढ़ते हैं, इसमें होता क्या क्या है। योजना व्यूहरचना में शिक्षक सर्वप्रथम कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांटता है। शिक्षक छात्रों के सामने कुछ समस्याएं प्रस्तुत करता है, जिनमें से प्रत्येक समूह किसी समस्या का चयन कर सकता है या फिर वह अपनी इच्छा अनुसार भी कोई प्रोजेक्ट ले सकता है। यहाँ पर अध्यापक यह ध्यान रखता है कि प्रोजेक्ट सभी छात्रों की आयु, रुचि आदि के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद सभी छात्र समस्या की अनुभूति करते हैं, स्वयं सामाजिक वातावरण में जाकर सूचनाओं को एकत्रित कर, कोई कार्य कर, विषय वस्तु सामग्री का अध्ययन कर उस समस्या का समाधान करते हैं। इस प्रकार छात्र अपने प्रोजेक्ट को पूर्ण कर लेते हैं। इस व्यूहरचना में शिक्षक केवल मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है, जिसमें वह प्रोजेक्ट शुरू करते समय छात्रों को कुछ निर्देश देता है और यह भी देखता है कि सभी छात्र समान रूप से कार्य करते हैं। अगर किसी छात्र को भी जरूरत पड़ती है तो शिक्षक उसका सहयोग भी करता है। तो ये हमारी प्रोजेक्ट व्यूहरचना होती है। इसमें टीचर छात्रों के सामने कोई समस्या प्रस्तुत करता है, मतलब कोई प्रोजेक्ट देता है उन्हें। छात्र समूह में, समाज में जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई टास्क करते हैं और इससे में अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर लेते हैं और इससे बहुत कुछ सीखते हैं छात्र। अब योजना व्यूहरचना के में देख लेते हैं हम पद कौन कौन से होते हैं, स्टेप। सबसे पहले तो परिस्थिति उत्पन्न करता है। एक शिक्षक छात्रों को बताता है कि अब कोई प्रोजेक्ट वगैरह आपको करना होगा, वो ये ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। उसके बाद छात्र अब किसी प्रोजेक्ट का चयन करते हैं अपने रुचि, आयु वगैरह वगैरह के अनुसार। उसके बाद में प्लानिंग करते हैं
नियोजन करते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को कैसे कैसे पूरा करेंगे, कहाँ पर जाएंगे, क्या करेंगे। उसके बाद में उसको पूरा करते हैं। उसके बाद शिक्षक प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करता है, देखता है, और उसके बाद छात्र क्या करते हैं, उसका लेख रखते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं। उसका रिकॉर्ड बनाते हैं। छात्र क्यों बनाते हैं? जिससे कि भविष्य के लिए याद रहे उन्होंने क्या काम किया था। तो ये स्टेप होते हैं प्रोजेक्ट को पूरा करने में। परिस्थिति उत्पन्न होती है, छात्र योजना का चयन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसकी पूर्ति करते हैं, मूल्यांकन होता है उसका, और उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है। वो फाइल बनाई जाती है रिकॉर्ड में, प्रोजेक्ट की जो फाइल बनती है। योजना व्यूहरचना के गुण देख लेते हैं। यह व्यूहरचना मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करती है क्योंकि यह बाल केंद्रित है। यह व्यूहरचना छात्रों को करके सीखने के अवसर देती है। इस व्यूहरचना में यह व्यूहरचना छात्रों में मनोवैज्ञानिक गुणों का विकास करती है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार अधिगम होता है। यह व्यूहरचना विद्यार्थियों में सामाजिक गुणों का विकास करती है। यह व्यूहरचना विद्यार्थियों में व्यक्तिगत गुणों का विकास करती है। अब इसके दोष देख लेते हैं। इस व्यूहरचना में समय, ऊर्जा, धन अधिक खर्च होता है, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपका पैसा भी लगता है, समय भी काफी लगता है। यह व्यूहरचना विद्यालय की सामान्य समय सारणी में व्यवस्थित नहीं हो सकती। तो स्कूल का जो एक टाइम टेबल बना हुआ है, यह व्यूहरचना उसे खराब कर देती है। इस व्यूहरचना के लिए अधिक अनुभवी एवं कुशल अध्यापकों की आवश्यकता होती है। इस व्यूहरचना पर अच्छी पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। मतलब व्यूहरचनाओं पर जो हमारी यह प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट व्यूहरचना है, अच्छी पाठ्य पुस्तक नहीं मिलती हमारे पास। इस व्यूहरचना में अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति नहीं हो पाती। शिक्षक अपना ज्ञान व कौशल छात्रों को नहीं दे पाता। तो ये हमारी व्यूहरचना थी, प्रोजेक्ट व्यूहरचना। तो आज की हमारी जो 6 व्यूहरचनाएं थी, उन सभी 6 व्यूहरचनाओं को हम कवर कर चुके हैं। आई होप अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।